लिए हम लेकर आए हैं एक सुनहरी अवसर। जी हाँ, अब अगर आप किसी भी परिस्थिति की वजह से, किसी भी हालात की वजह से आप घर से बाहर नहीं जा सकती और आप अपने घर के कंफर्ट में ही बैठकर अपनी इनकम बढ़ाना चाहती हैं और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहती है, तो अब यकीन मानिए ये बहुत ही आसान है। ट्रेडिंग के ज़रिए आप ये बिल्कुल कर सकती हैं। इसके लिए हमारे यूट्यूब के नॉलेज एंड प्रॉफिट चैनल पर विजिट करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। उस चैनल पर विजिट करके आप सारी जानकारी भी ले सकती हैं और हम यही कहेंगे कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ज़रूर अवेल करें, इसको मिस ना करें। थैंक यू। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना पर कुछ ना मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज ना डगमगाए। रास्ते बहुत कठिन हैं, रास्ते बहुत कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। नमस्कार, मैं दीपशिखा भारत की बेटी की पूरी टीम के साथ अपने दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जब मैंने हमारी जो महिला मेहमान हैं उनके बारे में पढ़ा, तो एकाएक ही हेमंत दा की गाई हुई ये पंक्तियां जो हैं ये मेरे जहन में आ गई। और यकीन मानिए आज, शायद आज मैं इनके पीछे छुपे हुए जो एहसास हैं उनसे कनेक्ट कर पाई और उनका सही मतलब, सही जो मायना है वो मेरी समझ में आया। दोस्तों, जिंदगी में हम लोग बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, बहुत सुनहरे भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाइयां और उनके भविष्य के सपने दूसरों के लिए, दूसरों के हक के लिए लड़ने में और उनको न्याय दिलाने में जुड़े होते हैं। ऐसी ही एक सशक्त महिला मेहमान जो हैं वो हमारे बीच में हैं। दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ये मेंबर हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ये मेंबर हैं, और इतना ही नहीं, वन ऑफ द टॉप लॉयर्स फोर्ब्स इंडिया की जो लीगल पावर लिस्ट है 2020 और 2021 की, उसमें भी इनका नाम शामिल है। बहुत ही फक्र के साथ, बहुत ही तहे दिल से मैं इनका स्वागत करती हूँ। रितु भल्ला जी, मैम, वी वेलकम यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया। आ, आपके बारे में मैंने YouTube से बहुत कुछ जाना है। आपके इस चैनल को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक बहुत पाथ ब्रेकिंग काम कर रहा है ये आपका चैनल। और आपके चैनल से मैं अपने सब देशवासियों को चंद्रयान की सक्सेस की शुभकामनाएं देती हूँ और उन सब महिलाओं को तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ जो इस मिशन के साथ जुड़ी थी, क्योंकि हमें चांद का मुखड़ा कहकर छोटे छोटे शीशे के डब्बों में बंद करने वालों के लिए ये एक ऐलान है कि हमारी महिलाओं ने आज आसमान पर और चांद पर अपना और हर महिला का नाम लिख दिया है। तो आपका चैनल इतना सशक्त है, उसी के थ्रू मैं उस हर महिला को अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ। जी मैम, बहुत बहुत हमारी तरफ से भी, भारत की बेटी प्रोग्राम की तरफ से भी, हर बच्ची और हर महिला को जो अपने लिए जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहती हैं, आसमान को छूना चाहती हैं, उनके लिए हम बिल्कुल यही कहेंगे कि अब रुकने का समय नहीं है, अब आगे बढ़िए। स्काई इज नॉट द लिमिट। तो और बहुत ही मैम, आपसे मिलकर जो है बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने आपके बारे में पढ़ा, सो मेनी फेदर्स इन योर कैप। आज हम जानना चाहेंगे कैसी रही आपकी ये जर्नी, कैसे इस जर्नी की जो है शुरुआत हुई। मेरी जर्नी की शुरुआत हुई आर्मी हॉस्पिटल शिमला में। जिस दिन मैं पैदा हुई, मेरे फादर आर्म फोर्सेस में थे, तो जिस दिन मैं पैदा हुई लाजिम था कि वो मेरी नानी को फोन करके बताते। तो उन्होंने फोन किया, और वो जमाना मोबाइल्स का तो क्या, डायरेक्ट फोन डायलिंग का भी नहीं था। तो जब ट्रंक कॉल थ्रू हुई, तो मेरी मासी ने फोन उठाया, और फोन रखने के बाद मेरी नानी को कहती हैं कि आ, कह तो रहा था कि लड़की हुई है, पर जिस कदर खुश था
मुझे लगता है लड़का ही हुआ है। तो मेरे फादर ने उस एक जेस्चर से, कि वो इतने खुश थे एक एक बेटी के पैदा होने पर, एक बहुत डिफरेंट ऐलान किया। अ, उस दिन उन्होंने हॉस्पिटल में मिठाई भी बांटी, और कुछ लोगों को लगा कि भाई लड़की के होने पर ये क्या इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। पर उन्होंने हमेशा, मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे मेरी जिंदगी का पहला और एवर लास्टिंग लेसन इन फेमिनिज्म दिया। क्योंकि वो ये समझते थे कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मेरे भाई और मुझको उन्होंने हमेशा इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी, रास्ते खोले, जितना वो हमें जो तालीम अच्छी से अच्छी दे सकते थे उन्होंने अपनी कुव्वत से बढ़कर हमें अच्छी तालीम दी। तो जर्नी वहां से शुरू हुई। कई बार मैं ये कि भाई हमने स्कूल किया, कॉलेज किया, ये सब तो खैर हर 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 इंसान की लाइफ का एक हिस्सा होता है। पर पेरेंट्स से कई बार हमें बहुत नायाब शिक्षा मिलती है, क्योंकि वो ही हमारे पहले टीचर्स भी होते हैं। तो मुझे याद है, मैंने अपने फादर से एक बार पूछा कि पापा, मुझे कैसे पता चलेगा, God bless you, मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जिस काम को करते वक्त तुम्हें अपने सिर घुमाकर कंधे के पीछे देखना पड़े कि कोई देख तो नहीं रहा, तो मान के चलो कि वो काम गलत है, उसको जी। मत करना। इसी तरह से उन्होंने मुझे सिखाया कि देखो, अ, तकदीर इंसान की हाथों में नहीं लिखी होती, यहाँ नहीं लिखी होती, उसकी उंगलियों में और उसके जहन में होती है। तो तुम अपनी तकदीर खुद लिखना, खुद लिखना, और पूरी कोशिश करना कि तुम पर वो बात सही हो, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो ये कुछ ऐसे गुरमंत्र मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिए, जो कि मेरी लाइफ में हर कदम पर मेरे लिए एक टॉर्च लाइट का काम उन्होंने किया। खैर, मैंने अपनी स्कूली शिक्षा की, क्योंकि वो आर्मी में थे, तो अलग अलग स्कूलों में मेरा जाना हुआ। बट 1977 से मैं फिर मॉडर्न स्कूल में ही रही, क्योंकि उनका तबादला कुछ ऐसे स्टेशंस पर हुआ जहाँ पर स्कूल अच्छे नहीं थे, और क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चों को, मेरे माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम मिले, तो उन्होंने इतना पर्सनल सेक्रीफाइस किया, और हमें अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया। कॉलेज मैंने किया, उसके बाद ये था कि आप क्या आगे करना चाहेंगे, क्योंकि उसी से आपकी प्रोफेशनल लाइफ डिसाइड होती है। तो बचपन से, क्योंकि मैंने अपने फादर को यूनिफॉर्म में देखा था, आर्मी की यूनिफॉर्म में देखा था, मेरे छोटे मामा थे, वो एयरफोर्स में थे, वो उनकी यूनिफॉर्म में उनको देखा था। तो मुझे ये था कि मैं किसी तरह से आर्म फोर्सेस में जाऊं। पर उन दिनों महिलाओं के लिए आर्म फोर्सेस में कोई जगह नहीं थी, सिवा मेडिकल के, और मेडिकल मेरे बस की बात नहीं थी। तो फिर मेरे जो दूसरे रोल मॉडल थे, वो मेरे बड़े मामा सीएल सरीन, अपने वक्त के काफी नामी गिरामी वकील थे वो। तो फिर वो जाहिर है कि इन बच्चे किसी से इंस्पायर ही होते हैं। तो मैं उनसे उन इंस्पिरेशन ली, और मैंने फिर वकालत पढ़ी। और उसके बाद वकालत पढ़ने के बाद मैंने एक साल उनके अंडर काम किया। मिस्टर सीएल सरीन, जो मेरे मामा थे, अपने वक्त के काफी जाने माने वकील थे, एक साल उनके अंडर काम किया। एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब मैंने उनके साथ काम शुरू किया, तो कुछ 10 एक दिन ही हुए होंगे, तो कोर्ट जा रहे थे, तो मुझे कहा कि आज तुम यहीं रहो, मैं कोर्ट जाता हूँ, एक लीगल नोटिस आया है, उसका जवाब तैयार करना। ठीक है, तो उन्होंने मुझे लीगल नोटिस दे दिया, जो इंफ्रिंजमेंट का केस था। तो जो दो इंफ्रिंजिंग प्रोडक्ट्स थे, वो मेरे सामने रख दिए, और कहा इसका जवाब बनाओ। कुछ घंटों के बाद जो कचहरी से वापस आए, कहा बना लिया। जी बना लिया।
तो लाओ दिखाओ। तो मैंने बड़े शान से और बड़ी खुशी से उनको 3 कागज जो मैंने भरे थे हाथ से लिख कर पकड़ा दिए। तो उन्होंने देखा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि इसको बनाते वक्त क्या पढ़ा। मैंने कहा जी जो आपने नोटिस दिया था वो पढ़ा, और जो आप 2 प्रोडक्ट्स रख गए थे जिनके आपस में लेकर तकरार है वो देखे। उन्होंने कहा सब देखा, पर वो शेल्फ में पड़ा नारायणन का ट्रेडमार्क्स का किताब नहीं देखा। वो उस ऑथर का इस मौजू पे जो इतनी मोटी किताब उस बंदे ने लिख डाली है वो ना देखी तुमने? क्यों नहीं देखी? तो उनसे मुझे पहला लेसन मिला अपने करियर का कि पढ़ो, पढ़ो, बात को समझो, फिर लिखो। जो कुछ भी तुम समझोगे और जो कुछ भी समझ कर लिखोगे वही मुनासिब रहेगा, और वही आगे जाकर तुम्हारे को इट विल स्टैंड यू इन गुड स्टेड। तो 1 साल मैंने उनके साथ काम किया। फिर उस वक्त उस कंपनी का नाम श्रॉफ एंड कंपनी होता था, वहां मैंने काम किया। 33 साल मैंने उस कंपनी के साथ इन इट्स वेरियस अवतार गुजारे। 1994 में मैं उस कंपनी में पार्टनर बनी, और अक्टूबर लास्ट ईयर मैं वहाँ से आई मूव्ड ऑन, एंड आई देन जॉइंड अनदर लॉ फर्म, एटलस लॉ पार्टनर, जिसका और लूथरा एंड लूथरा का अभी कुछ दिन पहले मर्जर हुआ है। तो ये मेरी प्रोफेशनल जर्नी है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस डेफिनेटली मैम। और मुझे वाकई आपसे बात करते हुए ऐसा भी महसूस हो रहा है कि शायद एक इंटरव्यू या एक सेशन आपके साथ काफी नहीं होगा। वी वुड लव टू हैव यू लाइक, और भी मैं चाहूंगी कि हम आपसे जरूर जुड़े। और जैसे मैम आपने बताया कि जिस समय आपने सोचा उस समय जैसे आर्म्ड फोर्सेस में जगह नहीं थी, तो क्या उस समय इस पेशे को चुनना, वकालत के पेशे को चुनना, एक लड़की होते हुए इन चीज में आगे बढ़ना, क्या ये भी उतना ही आसान था या इसमें भी आपको कई दिक्कतें आई? देखिए, दिक्कतें तब आती हैं जब आप अपने आप को किसी भी तरह से या किसी भी मायने में किसी से कमतर समझते हैं। तब दिक्कतें दिक्कतें होती हैं, और तब दिक्कतों का रोड ब्लॉक बनता है। लेकिन अगर आपको अपने पे विश्वास है, और अगर आपको अपनी सलाहियत पे पूरा यकीन है, तो दिक्कतें तो रास्ते का एक पार फॉर कोर्स है। आप कुछ भी करेंगे, आप अगर एक रिलेशनशिप में होते हैं तो भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन अगर आपके पास अगर जीना खुद ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है जीवन में। हर हर गांव पर, हर मोड़ पर, हर कदम पर दिक्कतें हैं। तो प्रोफेशन क्यों कर दिक्कतों से दूर रहे? ठीक। पर ये कि भाई आप अगर अपने पे विश्वास रखती हैं, और अगर आपको यकीन है कि आप जो कर रही हैं वो सही है, और आप अपना गोल की तरफ, जैसे अर्जुन ने फिश की आंख को देखकर तीर चलाया था, अगर आप भी अपना पूरी अटेंशन और फोकस अपने करियर पे रखती हैं, तो ये दिक्कतें तो कुछ भी नहीं है, राह की धूल समझती हूँ मैं। कुछ जेंडर बायसेस की बातें होती हैं, आज भी हैं। अ, पर मैंने भी फेस की, लेकिन उस हद तक नहीं की जिस हद तक कुछ महिलाओं को शायद ये फेस करनी पड़ी। क्योंकि शायद लोग समझ गए थे कि ये यहाँ पर she's serious about being here. She's not here for any other reason. और ग्लास सीलिंग जिसको हम कहते हैं, मैंने हमेशा ग्लास सीलिंग को एक कैनपी, एक टेंट की तरह माना। तो एक टेंट का क्या होता है कि वो चारों तरफ से खुला भी होता है। अगर आपके सिर पर एक कैनपी है वो चारों तरफ से खुली भी है। तो ये आप पे भी निर्भर करता है कि आप अब उस बोझ को अपने सिर पर ही लाद के रहेंगी, या एक एग्जिट रूट ढूंढ कर अपनी राह पे आगे बढ़ेंगी। तो मैंने यही चूज किया। ऐसा नहीं है, एक वाकया मैं आपसे शेयर करती हूँ। हमारे दिल्ली हाई कोर्ट में अभी मैं कुछ ही साल हुए थे मुझे प्रोफेशन में, 2 1 साल ही हुए थे। तो एक जज साहब होते थे, तो मैं जब भी उनकी कोर्ट में अपेयर होती, तो
उनका रवैया बहुत ही स्ट्रेंज रहता। मैं दिन को दिन कहती, वो दिन को रात कहते। अ, मैं ए कहती, वो बी कहते। तो बात यहाँ तक हो, और होता यूं कि क्योंकि हम कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो आए दिन मेरा केस उन्हीं के सामने लगता था। एक क्लाइंट नहीं तो दूसरे क्लाइंट के लिए, एक नहीं तो दूसरा केस। तो ये रोजमर्रा की बात हो गई। तो इतनी बात नोटिसेबल हो गई कि मेरे कुछ साथियों ने, वकील साथियों ने कहा कि भाई क्या, ऐसा क्यों है? मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं इन्हें जानती नहीं हूँ। मैंने जो जितना तुम मुझे देखते हो कोर्ट में इनके सामने अपेयर होते, उतना ही मैं इनके साथ मेरी इंटरेक्शन है। खैर, वो इतनी बात अजीब सी होने लगी कि एक दिन मैं उन जज साहब के कोर्ट के बाद उनके चेम्बर में मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ली। और मैंने जाकर उनसे कहा, मैंने कहा जज साहब, क्या बात है, मुझसे कुछ खता हो गई है, मुझसे कुछ गलती हो गई है? तो उन्होंने मुझे एक बहुत अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि तुमको लेकर मुझे दो चीजें पसंद नहीं है। तो जी क्या? एक तो ये कि तुम्हारे चेहरे पे कॉन्फिडेंस बहुत है, और दूसरा ये कि तुम हमेशा अपने केस को लेकर पूरी तरह से तैयार रहती हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जज साहब, ये चेहरा लेकर मैं पैदा हुई थी। इस चेहरे पे कॉन्फिडेंस मेरे माँ बाप की देन है, मेरी एजुकेशन की देन है, मुझे खुद पे जो एतबार है उसकी देन है। ये तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। और जहां तक क्लाइंट के ब्रीफ को लेकर तैयार होने की बात है, तो वो तो मेरा धर्म है। अपने क्लाइंट को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करना और उसके केस को पूरी तरह से लेकर प्रिपेयर्ड रहना, ये तो एज अ वकील मेरा धर्म है। तो ना मैं अपना चेहरा बदल सकती हूँ और ना मैं ये धर्म से हट सकती हूँ। तो आज के बाद मैं आपके सामने अपीयर कभी नहीं होंगी। और आपको आपकी छोटी छोटी जो प्रेजुडिसेस हैं वो मुबारक। और ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। तो आप अगर उस चीज को फेस करती हैं, आप उस चीज को एड्रेस करिए। आपको अपने आप को नेगेटिवली बदलने की जरूरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक। सॉरी। जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, कई बार कुछ जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं कि हम डर जाते हैं या हम उसका सामना नहीं कर पाते, या हम कहीं ना कहीं खुद को रोक लेते हैं ये सोचकर। लेकिन आपने वो हौसला दिखाया, और जरूर मैं चाहूंगी कि बच्चे जो हैं, जो भी महिलाएं या बच्चियां देख रही हैं, वो इन चीजों को समझे कि कहीं ना कहीं आपको आगे आने की जरूरत है, आपको बताने की जरूरत है कि कहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हैं। तो मैम, इसके साथ ही जुड़ा हुआ मैं जरूर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जो भी बच्चियां या महिलाएं हैं वो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, तो उनको आप क्या कहेंगी कि किस तरीके से उन्हें अपने आप को साइकोलॉजिकली कितनी स्ट्रेंथ की जरूरत है, और जिसके उनको तैयार होने की जरूरत है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि महिला इज सिनोनिमस विद शक्ति। हम में शक्ति है। हम उसको जितनी जल्दी पहचान लें, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हैविंग सेड दैट, अगर आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो आप अपने आप को पूरी तरह तैयार करके रखिए। आपको uh, कुछ चैलेंजेस, क्योंकि जिंदगी का नाम ही चैलेंज है, आपको चैलेंजेस आएंगे। क्योंकि आपका जेंडर फीमेल है, हो सकता है उसको लेकर आपको स्पेसिफिक चैलेंजेस आए। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको हौसला नहीं हारना है। आप जिस एम को लेकर चली हैं, उससे आपको हटना नहीं है। आपने उस एम को हमेशा अपने सामने रखना है, पहली बात। दूसरी बात, किसी को कॉपी मत करिए, किसी की तरह बनने की कोशिश मत करिए। आप हैं, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अदरवाइज यू विल जस्ट बी अ पुअर वर्जन ऑफ समबडी एल्स। अगर आप उसकी तरह बनेगी, तो आप यू विल जस्ट बी अ पुअर वर्जन ऑफ दैट। तो अपनी अपनी शक्ति पहचानिए, अपनी सलाहियतों को समझिए,
और अपनी स्ट्रेंथ्स को आप मैक्सिमाइज करिए। तीसरी बात, इस प्रोफेशन में हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। शॉर्टकट्स कभी आप देखेंगे, कुछ करते भी होंगे, पर हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको मेहनत करनी है, और मेहनत लगन से ही आप आगे बढ़ पाएंगी। पढ़ते रहना है हमेशा। मैं आपसे, जैसे मैंने मिस्टर सीएल सरीन का एक एग्जाम्पल आपसे शेयर किया कि क्या पढ़ा और तो क्या पढ़ के क्या लिखा, वो बताओ मुझको। इसी तरह एक बार मैं मिस्टर राम जेठमलानी को ब्रीफ कर रही थी। अब राम सर तो ऐसे थे कि वो पढ़ाने वालों को पढ़ा दें, इतना जी उनका एक्सपीरियंस था, और वो इतने माहिर थे अपने क्राफ्ट में। तो लेकिन मैं उनको जब ब्रीफ कर रही थी, तो मैंने देखा कि जब मैंने उनको कुछ फैक्ट्स बता दिए और हम एक प्रोपोजिशन डेवलप कर रहे थे, तो राम सर ने एक किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। और ये रिपोर्टेड जजमेंट्स की मैं बात नहीं कर रही, मैं कमेंट्रीज की बात कर रही हूँ। तो वो जो कि हजारों किताबें खुद लिख सकते थे, वो एक किताब उठाकर पढ़ रहे हैं। वो फिर दूसरी किताब उन्होंने उठाई, और फिर उन्होंने जो भी प्रोपोजिशन डेवलप की वो की। तो क्या मैं कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पढ़ने का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। आप पढ़ना नहीं छोड़ सकती हैं टू अपस्केल योर स्किल्स। यू विल हैव टू कीप रीडिंग, और उसी से ही आपका जो है रास्ता और आगे की तरफ खुलेगा, और आप आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही कहा मैम कि इसमें जो पढ़ाई है या कुछ भी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है, आपको अपने आप को अपडेट रखने की जरूरत है। कुछ भी जो है, अगर आप इस प्रोफेशन में हैं तो आपको अपडेट होने की बिल्कुल जरूरत है। तो मैम आपका इतना कुछ, आप मतलब आपने उपलब्ध, इतनी सारी अचीवमेंट्स आपकी हैं, इतना आपने जो आपका करियर रहा है अभी तक, तो मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका परिवार, आप किस तरीके से जो है अपना प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, कैसे इसको बैलेंस कैसे कर पाती हैं? क्योंकि आजकल यकीन मानिए कि हम लोग इसी दुविधा में हो जाते हैं कि अगर हम घर संभाल रहे हैं तो हम करियर कैसे संभालेंगे, और करियर देख रहे हैं तो हम घर कैसे संभाल पाएंगे। तो जी। जरूर मैं चाहूंगी इसके बारे में भी आप बताएं। जी। आ, तो मेरे फादर 1983 में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद ही मेरी प्रोफेशनल लाइफ सही मायनों में शुरू हुई, क्योंकि 1983 में तो अभी मैं कॉलेज में ही थी। जब मैंने अपनी वकालत का जो जर्नी है वो शुरू की, तो मेरी माँ मेरे साथ थी। और मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह का सैक्रिफाइस और जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने दिया मुझे, मेरी मदर ने, उसने उस सपोर्ट ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। क्योंकि वो हमेशा ये कहती थी कि बेटा, अपने काम पर ध्यान दो, अपना काम करो, पूरी लगन से, तन्मयता से अपना काम करो। घर संभल जाएगा, घर संभालने को मैं हूँ। उसकी चिंता तुमने नहीं करनी। तो मैं कई बार ऐसा कहती थी कि मम्मी, मैं तो बिल्कुल एक पेइंग गेस्ट की तरह हो गई हूँ, कि मैं मुझे सिर्फ घर आकर टेबल पर खाना मिल रहा है, और सब कुछ मेरा जो घर को लेकर जिम्मेवारी है वो आप ही संभाल रही हैं। और उन्होंने संभाली, पूरी तरह से संभाली। तो कई मायनों में आई वॉज वेरी लकी कि ऐसा नहीं था कि मुझे शादी मैंने की और मेरे बच्चे हैं और ये और वो, क्योंकि मैंने कभी उस तरफ, मेरा मुझे हमारी लाइफ में कभी भी पेरेंट्स ने ये नहीं कहा कि तुमने शादी करनी है और दूल्हे राजा आएंगे और राजकुमार आएगा सफेद घोड़े पर तुमको लेकर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। वो यही कहते थे कि पढ़ो और काम करो, और काम इसलिए करो क्योंकि तुम काम करना चाहती हो। इट वॉज, for me to work was like breathing, it was that natural। ऐसा नहीं कि आपने एक कोई इलेक्ट किया है। और फिर सो इसलिए अपने प्रोफेशन को की तरफ मैं पूरी तरह से ध्यान दे पाई, क्योंकि मेरी मदर का मुझे पूरी तरह से सपोर्ट रहा।
पर ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट अवेयर कि एक महिला के लिए एक बहुत, खासकर अगर वो शादीशुदा हैं और उनके बच्चे हैं और उनका हस्बैंड है, तो उनके लिए एक बहुत चैलेंज रहता है कि वो किस तरह से इस चीज को बैलेंस आउट करें। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारा सिस्टम, हम लोग कोशिश कर रही हैं लेकिन हमारा सिस्टम इस तरह से नहीं हुआ है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट दे पाए अपनी कामकाजी महिलाओं को। अगर आप देखें तो दफ्तरों में क्रैशेस नहीं है। कुछ कोर्ट्स में क्रैशेस हैं, जहां पर कि आप अपने बच्चों को लाकर कॉन्फिडेंटली आप रख सकते हैं। वहां पर आप मुतमईन होकर काम कर सकती हैं। आप कह सकती हैं कि ठीक है, देयर इज समबडी टू लुक आफ्टर माय चाइल्ड, उसका खाना पीना। पर इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए महिलाएं इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस करती हैं। ये एक मिथ नहीं है, मदर्स गिल्ट, ये बिल्कुल एक मिथ नहीं है, ये हकीकत है। कामकाजी महिलाओं का एक एक हिस्सा उनके अंदर का ये रहता है कि क्या मैं अपने बच्चे के साथ इनफ टाइम बिता पा रही हूँ कि नहीं। और ये एक बैलेंसिंग एक्ट चलता ही रहेगा जब तक कि हम दो चीजें नहीं समझ पाएंगे। एक, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस, उसकी महत्ता जब तक नहीं समझेंगी, अनफॉर्चुनेटली हमारी महिलाएं इस चीज को बहुत डीपली महसूस करती रहेंगी। दूसरा, स्पाउजल सपोर्ट जो होता है, देखिए, ये कि भाई मैं मर्द हूं, मुझे जाकर कमाना है, और जब मैं घर आऊंगा तो तुम औरत हो, तुम कमाओ तो जरूर, यू नो शौक से कमाओ, मैं तुम्हें उसके लिए एम्पावर भी कर रहा हूँ, एनेबल भी कर रहा हूँ और सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन बच्चे तुम ही पालोगी, सास ससुर की सेवा तुम ही करोगी, घर में अनफॉर्चुनेटली अगर कोई बीमार है तो छुट्टी तुम ही लोगी। तो ये जब तक ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, और जब तक हम नहीं डिमांड करेंगी कि इसको आपको बदलना है। देखिए, आप अगर डिमांड नहीं करेंगी तो आपको कोई डिलीवर नहीं करेगा। आपको हक के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा। आप हक के लिए, आपने जैसे ही अपनी लड़ाई खत्म की, अ, आपके लिए मुश्किल वहीं से शुरू हो जाएगी। तो यू हैव टू असर्ट योरसेल्फ। जी। और एक और बात मैं जी कहना और चाहूंगी, सॉरी, एक बात मैं और कहना चाहूंगी इसी इसी कॉन्टेक्स्ट में। एक डिबेट इंटरनेशनली चल रही है, जो हमारे मुल्क में भी महिलाएं उस चीज को बहुत, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशंस कर रही हैं। एक कॉन्सेप्ट है लीन इन एंड लीन आउट। माने आप क्या सब कुछ छोड़कर अ, सिर्फ अपने मर्दों की तरह काम करें, मर्दों की तरह काम करें, वॉट एवर दैट मीन्स, या आप डिसंगेज होकर उतना ही करें जितना कि आपको खुशी दे रहा है। क्या आपको सिर्फ एक मर्द की तरह मर्द बन के दिखाने की जरूरत है, वॉट एवर दैट मीन्स। जी ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बहस है, पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट वेरी शॉर्टली। या आप कुछ आप में कमी है क्या, कि अगर आप कहती हैं कि नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है, मुझे इसके बियॉन्ड कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, द लीन इन एंड लीन आउट कॉन्सेप्ट। जो भी चीज आप जिस भी कॉन्सेप्ट में बिलीव करती हैं, वो सही है आपके लिए। आप मेरे कॉन्सेप्ट को अपना कॉन्सेप्ट, या अपने कॉन्सेप्ट को मेरा कॉन्सेप्ट ना बनाएं। जिस भी चीज में आपको यकीन है, आप उसकी तरह उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हुई अपना काम करती रहें। क्योंकि दुनिया का क्या है, वो तो कुछ भी टारगेट और कुछ भी गोल्स आपके लिए तय कर सकती है। आपको दुनिया ने गोल जो तय किए हैं उसको नहीं फॉलो करना, आपको अपने गोल सेट करने हैं और उसको फॉलो करना है। और उसको अचीव करने के लिए जो कुछ भी दरकार है वो आप जरूर करिए। जी 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 बिल्कुल मैम, बहुत बहुत ही अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो आपने दिया है। जो भी महिलाएं या बच्चियां ये प्रोग्राम देख रही हैं, और आई होप कि वो इस चीज को समझें भी कि अब
वक्त है इन चीजों को समझने का। अपने अपने आप को किसी एक जर्रे में मत ढालिए, अपने आप को पहचानिए और उस हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़िए। मैम, जो भी बच्चियां या महिलाएं इस समय हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं और किसी तरीके से, जैसे आजकल हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पेरेंटल प्रेशर होता है, किसी एक प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन को पेरेंट्स फॉलो कर रहे हैं वो बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप भी इस पेशे में आइए, तो कई बार बच्चे अपने मन की बात कह पाते हैं, लड़ पाते हैं, कई बच्चे जो हैं वो नहीं बोल पाते और उसी चीज को मन में दबाए वो आगे बढ़ते हैं। ऐसी बच्चियों के लिए या ऐसी बच्चियों के पेरेंट्स के लिए भी आप कोई मैसेज देंगी? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हर इंसान जो है वो अपने सोशल जो एनवायरनमेंट है उसका एक तरह से विक्टिम कह लीजिए, विक्टिम ही है। तो जो पेरेंट्स अपने सपने अपने बच्चों पर थोप रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान का अपना सपना होता है, हर इंसान का अपना एक एप्टीट्यूड होता है। जरूरी नहीं है कि वकील का जो बच्चा है या जो बेटी है वो वकील ही बने, और अगर बने तो वो उतनी ही सक्सेसफुल हो जितने कि वो खुद हैं। अ, हर डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बने ये भी जरूरी नहीं है। एक क्रिमिनल लॉयर की बेटी क्रिमिनल लॉ ही करे और कॉर्पोरेट लॉ ना करे, ऐसी बंदिशों में आप जैसे ही बच्चों को बांधना शुरू करेंगे आप उनकी पर्सनालिटी को इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को इंसल्ट कर रहे हैं। क्योंकि आपको अपने बच्चों पर यकीन नहीं है कि वो सही चॉइस कर पाएंगे, अपनी ड्रीम्स को फॉलो कर पाएंगे? तो मैं यही कहूंगी कि एक बार थ्री इडियट्स दोबारा देख लीजिए। वो जो मूवी थी, आई थिंक उसको सिर्फ हॉल में बैठ के देखिए मत, उसको देखकर खुश मत होइए, उसको इंटरनलाइज करिए। हर इंसान के अपने स्किल सेट्स होते हैं और उस स्किल सेट को पहचानिए। और अगर कोई पहचान नहीं रहा तो अपने में हिम्मत रखिए ये कहने की कि आई एम नॉट हियर टू लिव योर ड्रीम्स, आई एम हियर टू ड्रीम ऑन माई ओन एंड टू अचीव माई ड्रीम्स। मैं इसलिए हूं इस जी जहान में। जी जी मार्गदर्शक मैम। कीजिए। जी। जी 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 मैम, प्लीज। नहीं, मैंने कहा मार्गदर्शक कीजिए, क्योंकि अगर आप बड़े हैं तो आप उतना तो आपका बनता है कि आप मार्गदर्शक करिए। पर उसके बाद आप अपने बच्चों के और अब खासकर अपनी बच्चियों के रास्ते में अड़चने, वैसे ही जिंदगी में अड़चने हैं, एक और अड़चन आप खुद मत बन जाइए। जी जी बिल्कुल मैम, ये सवाल बिल्कुल मेरे जहन में इसलिए आया क्योंकि पहले के समय में कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो माँ बाप के हिसाब से या कुछ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आजकल के जो यंगस्टर्स हम देखते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हैं। सोशल मीडिया का असर कहिए या कैसे भी कहिए, वो अपनी बात को रखने के लिए कई बार कुछ ऐसी चीजों भी कर गुजरते हैं जो कि शायद नहीं की जानी चाहिए या तरीका सही नहीं होता। तो मुझे लगता है ऐसे बच्चों के लिए हमें जो एक गाइडेंस है बताना उन्हें बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से अपनी बात जो है वो आगे रख सकते हैं। अ, बिल्कुल। जी तो मैम। ऐसा है, आप ठीक कह रही हैं, तभी मैंने गाइडेंस का जिक्र किया कि गाइडेंस देना आई थिंक हर पेरेंट और हर एक जो आपसे उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है, उसका फर्ज भी है और जी उसका हक भी है कि गाइड करे। और आप अगर छोटे हैं, आप अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, तो आप सोचिए उनकी बात को, सोचिए जरूर उनकी बात को, एक राइट टूल जरूर दीजिए। जी भटकिए मत। ये सोशल मीडिया के प्रेशर में या रोल मॉडल्स जिसको आप समझ बैठे हैं, अपने आप से एक सवाल जरूर करिए, 20 साल बाद क्या ये मेरा रोल मॉडल होगा? आज है, 20 साल बाद क्या ये मेरा रोल मॉडल होगा कि नहीं? 5 साल बाद मैं किसको अपना रोल मॉडल देखती हूँ? 10 साल बाद मैं किसको अपना रोल मॉडल देखती हूँ? शायद कुछ जवाब आपको इस एक क्वेश्चन से
मिलेंगे। भटकिए मत जिंदगी में। आज देखिए इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं। आजकल बच्चे लीक से हटके इतना कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी और रेलेवेंस जो आप कर रहे हैं उसका जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं जी समझती बिल्कुल हूँ जी। हमारे बच्चों को जानना चाहिए। जी बिल्कुल मैम। मैम मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका, बहुत सा कहीं कभी ना कभी कुछ ऐसा प्रेशर भी रहता होगा, स्ट्रेस भी रहता होगा, तो आप किस तरीके से, और ऐसे कौन सी हॉबीज और शौक है जो आप पूरा करती हैं और उनकी उनसे जुड़कर आप अपने आप को रिजवनेट कर पाती हैं, अपने शौक जो हैं वो जिंदा रखती हैं? तो मुझे पोइट्री पढ़ने का बहुत शौक है। तो मैं पोइट्री पढ़ती हूँ अपने खाली वक्त में। मैं एक अनअबैशड फैन हूँ हिंदी सिनेमा की, पुराने वक्त के सिनेमा की। तो मैं वो एक जरिया है, मुझे खुशी देता है। मैं कभी कभार कुछ लिख भी लेती हूँ पोइट्री। तो एक बार कोविड के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम था तो जो मैंने दफ्तर अपना घर पर बनाया, वो ये सोचकर कभी भी नहीं बनाया था कि ये मेरा दफ्तर दफ्तर है। इट वाज लाइक अ गेट अवे रूम फॉर मी। और अगर कभी कोई दफ्तर का काम रह गया है ओवर द वीकेंड करने को, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ऑफिस बनाया। तो कोविड के दौरान मेरे सीए आए और कुछ कागज मुझे दे के मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं कागज देख रही थी और जब देख लिया मैंने साइन करके उन्हें दे दिए, तो वो जाते हुए कहते हैं कि आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, जी कहिए। कहते हैं ये आपका जो दफ्तर है, ये वकील का कम किसी लिटरेचर वाले बंदे का ज्यादा या किसी फिल्म डायरेक्टर का ज्यादा लगता है। तो मैंने कहा ये मेरे शौक हैं। So I'm very fond of reading poetry, very fond of reading old fictions, watching old movies, और पुराने गाने सुनने का मुझे बहुत शौक है। जी मैम, तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये मेरे लिए जान उतना ही इंटरेस्टिंग है कि एक इतनी आप जिस प्रोफेशन में हैं और ऐसा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, तो क्या कभी आपने दोनों को मर्ज कहीं पे करने का ऐसा मौका मिला कि कहीं पर किसी केस के दौरान आपने कुछ ऐसा कोई वाकया जो है, या कभी कुछ ऐसा कुछ उससे जुड़ा हुआ, आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा कभी हुआ? देखिए कोर्ट कचहरी में पोइट्री की स्कोप जो है वो काफी लिमिटेड होती है। जी मेरा नहीं हुआ, पर ये एक सही में ये वाकया हुआ है कि एक हमारे वकील साहब थे, वो बाद में जाकर जज भी बने। तो वो एक दूसरे जज के सामने, वो एक जज के सामने अपियर हो रहे थे। वो जज साहब आगे चलकर चीफ जस्टिस भी बने। तो अब ये वकील साहब उनके सामने बहस कर रहे हैं। और लंच टाइम हो गया तो जज साहब उठ के जाने लगे और कहा कि भाई इनको डेट तारीख दे दीजिए। तो उसने कहा कि साहब मुझे छोटी तारीख दे दीजिए, अगर आप पूरी तो बहस अगर आप सुनना चाहते हैं तो छोटी तारीख दे दीजिए। जज साहब ने कहा नहीं 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 आप दे दीजिए। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, अगली तारीख पर हम पूरी बहस सुन लेंगे। तो ये वकील साहब कहते हैं धीरे से अपने आप से ही कि कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो जज साहब रुक गए और कहा अरे अब पूरा पूरा शेर पढ़िए जनाब, पूरा शेर पढ़िए। तो इन वकील साहब ने फिर पूरा शेर पढ़ा और जज साहब इतने खुश हुए और उन्होंने रीडर से कहा चलिए इनको अगले हफ्ते की डेट दीजिए। तो कभी कभार शायरी आ जाती है कोर्ट्स में, पर अमूमन बाहर ही रहती है। जी बिल्कुल। तो मैम मैं जरूर बहुत ही दिलचस्प रहा मेरे लिए आपसे सुना, और कहीं ना कहीं मुझे शायद ये बात कर रही थी कि फिल्म से जुड़ी हुई या इस करियर से जुड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में सनी देओल साहब जो है वो जरूर आ गए कि कहीं उन्होंने तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख ना मांग ली हो। तो बहुत ही दिलचस्प रहा आपसे ये सुनना। मैम मैं इसके साथ ही जरूर
आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि आजकल जैसे आप हम देखते हैं हमारे आसपास ही बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसे वाकये होते हैं, या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अंदर तक कुरेद देती हैं या हमारे जहन में कहीं ना कहीं खटकती हैं। तो ऐसा कुछ बदलाव जो है वो अब आने वाले समय में आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा बदलना चाहिए और नए बदलाव जो हैं ये आने चाहिए? आप वकालत की प्रैक्टिस को लेकर बोल रही हैं कि जनरली आप नहीं, ये सवाल। जनरल जनरल जो लेडीज से या बच्चियों से जुड़ी हुई या कुछ भी हमारे आसपास जिस तरह का माहौल है आजकल। जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडियननेस है, आ, वो हमारी इंक्लूसिविटी और हमारी टॉलरेंस से डिफाइन होती है। हम एक ऐसा मुल्क हैं जो अपनी, जिसने कहा कि द वर्ल्ड इज माय फैमिली, वसुधा वसुदेवाय कुटुंबकम। जी तो इसका इसका एसेंस क्या है? इसका एसेंस यही है ना कि हम सब एक हैं। हम सब, चाहे मर्द हो, आदमी हो, आप जेंडर हो, ट्रांसजेंडर हो, आप जो कुछ भी है, आपका मजहब क्या है, आपकी तालीम क्या है, हम सब एक उसको इंक्लूसिविटी की सोसाइटी के लिए ही जाने जाते हैं और माने जाते हैं। तो और एक दूसरे को लेकर टॉलरेंस, एक दूसरे को इंक्लूसिव रखना, मेरे मायने में, मेरी नज़र में एक हमारे इंडियन होने का एक पहचान है। और वही हमारी इंडियननेस की डेफिनेशन है। जहां जहां हम इस चीज को खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जाने अनजाने, या देखते हैं कि ये चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां वहां हमें करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए। और अपने बच्चों को आ, ये इस चीज के लिए सेंसिटाइज करके रखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे नहीं, मेरे साथ नहीं हो रहा इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे बच्चों के साथ नहीं हुआ इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। क्योंकि जब आग लगती है तो बस्ती के हर घर को वो आग जला सकती है। तो अपने, जी मैं ये समझती हूँ कि आज के माहौल में जो इंडियननेस की डेफिनेशन है ऑफ इंक्लूसिविटी एंड टॉलरेंस, दैट शुड बी emphasized, re-emphasized and always kept in mind. जी जी बिल्कुल। मैं जरूर, जैसे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आजकल हम देखते हैं हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हमारी जनरेशन है, सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, वो उसको आंख बंद कर कर ब्लाइंडली फॉलो जो है वो कर रहे हैं। तो इस बारे में भी आप यंगस्टर्स को जो भी देख रहे हैं, क्या आप उनको भी कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएं, आप हार्वर्ड जाएं, आप कैम्ब्रिज जाएं, आप आईवी लीग कॉलेजेस जाएं, पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। जो भी हासिल, अगर आपको लगता है आप कुछ हासिल कर रहे हैं, वो बहुत वक्ती है, वो गलत भी है। और अच्छा है, बेहतर है कि आप अपने आप को ग्रेजुएट ऑफ द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना माने। टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करें अपने बेहतरी के लिए, अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए, अपने स्किल्स को अपस्केल करने के लिए, अपनी नॉलेज को अपस्केल करने के लिए टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल करिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए मत करिए कि अच्छा मैंने अपनी चेहरे पे 100 फिल्टर लगाने हैं और वही एक मेरी लाइफ की पूरी एम्बिशन रह जाए, या मुझे एक पर्टिकुलर कैंपेन का हिस्सा बनना है। ये मत करें आप। और टेक्नोलॉजी अगर
देखिए, हम ही ने इजाद की है ना ये टेक्नोलॉजी, और हम ही इसका अगर अच्छा फायदा लेंगे तो हमें ही फायदा होगा। जी बिल्कुल। और सोशल मीडिया में आप अच्छी बातें फैलाएं, आप अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें कहें, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल टूल है। आप उसमें विचारों का आदान प्रदान इस तरह से करिए कि कोई उससे आपकी बेहतरी हो, आपके मुल्क की बेहतरी हो, आपके आसपास के लोगों की बेहतरी हो। ये क्या कि आप उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि आप खुद की पर्सनालिटी को बैक गियर में डाल दें और अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री को बैक गियर में डाल दें। तो मैं ये समझती हूँ कि टेक्नोलॉजी इज टुडे अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट वी नीड टू यूज इट इन द राइट मैनर। सही सही तरह से उसका इस्तेमाल करें। चैट जीपीटी अब जिस तरह से हमारी लाइफ को इतनी इन्वेजन करने को तैयार बैठा है, कर भी चुका है और भी कर लेगा, तो जरूर इस्तेमाल करिए। आप जैसे, हम वकील हैं, हम कई पोर्टल्स का इस्तेमाल करते हैं जजमेंट्स ढूंढने के लिए। कुछ रिसाले ऑनलाइन होते हैं उन्हें पढ़ने के लिए। पर अपने दिमाग को ठंडे बस्ते में मत छोड़ाइए। जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें फिर अपना दिमाग भी लगाइए। और तभी टेक्नोलॉजी आपका एक सपोर्टिव टूल बनेगा, वरना ये डिस्ट्रक्टिव टूल है। ये आपको भी डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आप समझते हैं कि इससे आप किसी और को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और आप खुद महफूज हैं, वो सही नहीं है। आप खुद भी डिस्ट्रॉय होंगे उसी उसी टूल से। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है ना। वो जितना आपको डिस्ट्रॉय करती है वो आप अभी नहीं समझेंगे, पर आप कहीं ना कहीं इसको ध्यान में रखिए, वो आपको भी डिस्ट्रॉय करेगा। सही इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल। अंधाधुंध होड़ जो है वो मत कीजिए। देखिए, पहले समझिए, परखिए उस चीज को कि क्या वो आपके लिए या आपके आसपास जो लोग हैं, आपका समाज है, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए क्या वो फायदेमंद है, या वो महज एक टाइम पास का जरिया है, कुछ आप बहका रहे हैं। अपना जो कीप योर माइंड टू इट, और अपना सही अपना जो है वो फैसला जरूर लीजिए। मैम, मैं जरूर चाहूंगी कि चलते चलते जो भी बच्चियां या महिलाएं हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, आपको देख रही हैं, आपसे इंस्पायर भी होंगी, और उन बच्चियों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि तुम हमारा होप हो। अ, हम तुम्ही ने आगे इस मुल्क की अ, और हमारी जो विमेन फोर्स है, उसकी तकदीर लिखनी है। हमेशा ध्यान रखना कि एक इन इन छोटे नाजुक कंधों पर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Be the best version of yourself. Do not try to emulate somebody else. किसी और को इंस्पिरेशन जरूर मानो, पर अपने आप को उसकी कॉपी मत बनाओ। और एक चीज मैं और एक छोटा 5 5 सेकंड है, मैं एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। जी अ, तो मेरे मेंटोर मिस्टर शार्दुल श्रॉफ, जिनके साथ मैंने 3 दशक से ज्यादा काम किया, तो उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारी कहानी सुनाई थी। जब मैं उनके साथ काम करती थी शुरू शुरू में, शुरुआती दिनों में, तो मैं जब उनको ड्राफ्ट दूं अपना कोई, तो वो उसमें करेक्शन करके मुझे दे दें। मैं कहूँ कि कभी तो मुझे मेरी प्रशंसा करेंगे, कभी तो कहेंगे कि भाई तुम्हारा ड्राफ्ट अच्छा था, पर वो कभी भी नहीं हुआ। तो एक दिन मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि सर, क्या बात है, मतलब क्या मेरी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, क्या मेरा काम अच्छा नहीं है? उन्होंने कहा बैठो। एक मैं कहानी सुनाता हूँ। एक स्कल्प्टर था, उसके काफी अप्रेंटिसेस थे, और उनमें एक अप्रेंटिस जो था, वो लोग उसका लोहा मानते थे कि भाई ये जो अप्रेंटिस है ये बहुत बढ़िया काम करता है। पर जो टीचर था उसने कभी उसकी प्रेज नहीं की। हमेशा उसका जो भी वो मुजस्मा बनाता था, उसमें
कुछ ना कुछ वो बोलते थे कि देखो ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, इसको इस तरह करो, उसको उस तरह करो, इसमें ये कमी रह गई है। तो अप्रेंटिस को लगता था कि भाई आसपास तो सब मेरे काम का लोहा मानते हैं, इन्हीं को क्या है, ये क्यों नहीं कभी मेरे को मुझे मेरी तारीफ करते। तो फिर एक बार उस स्टेट में ऐलान हुआ कि एक कंपटीशन किया जाएगा, आप अपनी अपने एंट्रीज भेज दीजिए। तो इस अप्रेंटिस ने भी अपनी एंट्री भेज दी। कुछ ऐसा हुआ कि वही जो स्कल्प्टर थे उसके जज भी बने। तो और ये था कि अपने नाम किसी ने नहीं लिखने उसमें। तो वो आए, उन्होंने सब मुजस्मे देखे और एक मुजस्मे को उन्होंने कहा, वाह ये क्या मुजस्मा है, बहुत खूब बहुत खूब, उसकी खूब तारीफ की। तो जो अप्रेंटिस था वो आगे बढ़ा और कहा कि सर ये मेरा बनाया हुआ मुजस्मा है, आपने कभी मेरे किसी काम की तारीफ नहीं की, क्योंकि आपको पता था मैं बना रहा हूँ, आप मुझसे जलते थे, इसलिए आपने कभी तारीफ नहीं की। तो स्कल्प्टर की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, बेटा तुमने मुझे समझा नहीं, तुमने मुझे समझा नहीं। मैं जब तुम्हारी जो भी तुम्हारे काम को लेकर इश्यूज पॉइंट आउट करता था, मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए करता था। आज जो तुमने किया है, तुमने मेरे मुंह से तारीफ सुन ली है, तुम्हारी ग्रोथ का ये आखिरी दिन है, तुम इसके आगे अब बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपने आप को कभी और इम्प्रूव करने की अब जरूरत ही नहीं समझोगे, तुम समझोगे कि अब मैं आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग। तो जी। उस उस बच्चे ने उस अप्रेंटिस ने अपना वो मुजस्मा उसी वक्त तोड़ दिया और कहा कि मुझसे गलती हुई। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये कि अपने एक्युलेट्स पे, अपने माइलस्टोन्स पे रेस्ट मत करना। वो एक एक मील का पत्थर है, एक पड़ाव है, रुकना जी। मत, आगे ही बढ़ते रहना। तू शाहीन है, काम है परवाज तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, ये ध्यान रखना। और आगे ही बढ़ना, अपने एक्युलेट्स पे कभी भी रेस्ट मत करना। ऐसा मैं समझती हूँ, अपनी बच्चियों को यही मैं कहना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। और ज़रूर अगर कोई आप में खामियाँ निकाल रहा है, तो ये मत समझिए कि वो आपकी खामियाँ ढूँढ रहा है, वो कहीं न कहीं आपको और बढ़ने का जो है वो हौसला दे रहा है और बता रहा है दैट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग मच बेटर देन दिस। सो उस Yeah. चीज़ को भी पॉज़िटिवली लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। तो मैम आपसे बात करके यकीन मानिए जब शुरू में आपसे बात करने लगी तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी कि आप इतनी हाई प्रोफाइल पर हैं और इतना एक्सपीरियंस है आपका, तो मुझे भी कहीं ना कहीं मेरे मन में भी जो शंका थी वो थोड़ी सी थी कि मैं किस तरह से आपसे बात कर पाऊंगी। पर यकीन मानिए आपसे बात करते हुए बिल्कुल ऐसे आपने इतने सही तरीके से आपने जो अपनी बातें हैं वो समझाई। मैं समझ सकती हूँ कि हर एक बच्ची तक तो है वो जो आपकी बात है जो आप कहना चाह रही हैं वो जरूर पहुंचेंगी। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हमारे इस प्रोग्राम भारत की बेटी में आकर जिसके लिए हम बहुत थैंक यू हैं आपके, और कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमसे जुड़ी, क्या कहना चाहेंगी हमारे शो के बारे में? मैं तो आपसे, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपका ये जो शो है ये इतना अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, इतना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि भारत की बेटी जो है वो एक आवाज है। उस आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए भारत की बेटी को भारत की बेटी की जरूरत है। तो आपका आपका जो प्लेटफॉर्म है वो हर एक भारत की बेटी को अपनी बात कहने का और अपनी बहनों तक पहुंचने का एक जरिया प्रोवाइड कर रही है। आपके क्वेश्चंस इतने बढ़िया हैं और आप इतने अच्छे हैं और इतने यूनिवर्सल हैं अपनी अपील में। मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपको आपको एंड आई विश यू एंड द चैनल ऑल द सक्सेस, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोगों ने ऐसा एक चैनल का सोचा और उसको आपने एक एक इफेक्ट में लाए हैं। माय माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू एंड माय माय बेस्ट विशेस टू
थैंक यू सो मच मैम, इट मीन्स अ लॉट कमिंग दिस फ्रॉम यू। आपसे ये सुनना हमें वाकई, ये हमें एहसास कराता है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और हम सच में कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब आपसे, आप जैसी महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं, पर्सनालिटीज हमारे साथ जुड़ती हैं, तो हमारे लिए भी उतना ही गर्व करने की बात है। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू थैंक मैम, यू थैंक सो यू। मच। थैंक यू। थैंक